हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेज़ीको। मेरा नाम है तासीन अंसारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का क्लास 10th का स्टार्ट कर रखा है। तो जिसने भी वीडियोस हमारे प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं, और जो भी डाउट हो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई मैं वहाँ कमेंट बॉक्स में आकर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल्स। Red soils develop on a crystalline igneous rocks in the area of low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau। तो ये डेक्कन प्लेट्यू के जो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये हम लोगों को रेड सॉइल देखने को मिलता है, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के फॉर्मेशंस में होते हैं। So yellow and the red soils are found in the part of the Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plains and along with the Piedmont zone of the western Ghats। तो ये जो स्टेट्स हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ द जो मिडिल गंगा है उस एरिया में, उस जोन में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाता है, जो कि वेस्टर्न घाट्स के पार्ट भी है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन अ क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में उसमें डिफ्यूज़ होते हैं। इसके वजह से जो उसका कलर होता है वो कुछ रेडिश टाइप पे दिखता है। सो इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, या फिर ये नेचुरली वाटर जो होता है इसमें एडेड होता है तो उसे हम हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। तो उस कंडीशंस में इसका जो कलर होता है वो आपको येलो देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वन हमारा आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स द ब्रिक। लेटर का मतलब ब्रिक होता है, उसी से ये वर्ड्स को उठाया गया है। द लेटराइट सॉइल्स डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट एंड वेट एंड ड्राई सीजन्स। तो ये हमें लेटराइट सॉइल्स जो होता है ये डेवलप होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जहाँ पर बारिश उतनी भी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो वेट एंड ड्राई सीजन्स में ये हमें देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल होता है। दिस सॉइल्स इज रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये ज़्यादा अगर हेवी रेनफॉल हो तो वहाँ पे वो इंटेंस लीचिंग होता है। लीचिंग कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट टाइप पे शो होती है अलग अलग सिचुएशंस में। Laterite soils are mostly deep to the very deep acidic and generally are deficient in plant nutrients and occur most in the southern states। तो ये एसिडिक नेचर में पाया जाता है जिसका पीएच वैल्यू 6 पॉइंट से भी कम होता है, और जनरली ये क्या होता है, डेफिशिएंट होता है इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन द सदर्न पार्ट्स। तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है, उसे कंज्यूम कर पाते हैं। सो सदर्न पार्ट में हमें ये देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये सारे एरिया है जहाँ पे हमें ये लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। वेयर दिस सॉइल्स सपोर्ट द डेसिडियस एंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट्स ए ह्यूमन रिच बट अंडर द स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज जनरली अ ह्यूमस पुअर। तो इसमें जनरली ह्यूमस जो होती है इसकी जो हाइड्रेटेड नेचर होती है वो बहुत ही वीक होती है, इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती, तब भी पर ये लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है ये डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को एनरिच करने में। तो आगे चलते हैं हम लोग। There are prone to erosions and degradations and due to their position on the landscape after adopting the appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of the Karnataka and Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for the growing tea and coffee। तो ये जो हमारा सॉयल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमारे लिए जो टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह जो हम लोग उसका कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि इन लोगों को जो टी और कॉफ़ी होता है इनके प्लांट को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस मिलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। So red laterite soil in Tamil Nadu and Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for the crops like cashew nuts। तो cashew nuts वगैरह भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऐसे भी जनरली हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल साइड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब यही जो क्वालिटी ऑफ सॉयल है इसके कारण हमें ये सब चीज़ देखने को मिलता है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में बहुत कम है। सो नेक्स्ट वन आता है हमारा एरिड सॉइल। Arid soil range from the red to brown in color and they are generally sandy in texture and the saline in nature। तो जो एरिड सॉइल होते हैं ये रेड टू ब्राउन कलर में पाए जाते हैं, इसके वेरिएशन हो गए। देर आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, टेक्सचर में क्या होती है ये सैंडी टाइप पे होते हैं, एंड सैलिन इन नेचर, थोड़े से सैलिन भी होते हैं।
In some area the salt content is very high and common salt is obtained by the evaporating the water। तो इसमें साल्ट की जो मात्रा होती है इस सॉइल में वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी सबकी कंपैरिजन में। So due to the dry climate, high temperature evaporation is the faster and the soil lack a humus and a moisture। तो जो evaporation होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्टली तरीके से होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट में ये चीज़ हमें देखने को मिलता है और हाई टेम्परेचर में मिलता है, इसलिए इवेपोरेशन जो फास्टर तरीके से जो होता है तो ये इस सॉइल को ह्यूमस फ्री बनाता है, यानी कि उसमें ह्यूमस उतनी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को नहीं मिलती, ना ही उसमें मॉइस्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जो कुछ प्लांट्स लगाते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकार, ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंकार और खड्डा। तो जो लोअर हॉरिजन होते हैं सॉइल के वो कंकड़ के फॉर्म में होते हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग जनरली। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन restrict the infiltration of the water, and after proper irrigations these soils become a cultivable as has been in the case of western राजस्थान। तो जो कंकड़ का जो लेयर फॉर्म होता है, जो बॉटम ऑफ हॉरिजन होता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है इन्फिल्ट्रेट ऑफ द वाटर को फिल्ट्रेट करने में। आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशंस, इसमें प्रॉपर इरिगेशन अगर की जाए तो हमें ये कल्टिवेबल लैंड देखने को मिलता है, जो कि हमें वेस्टर्न राजस्थान में ये चीज़ देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारा एरिड सॉइल रीजन देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट वन हमारा आता है फॉरेस्ट सॉइल। These soil are found in the hilly and the mountain area where the sufficient rain forests are available. The soil texture vary according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in a valley side and coarse grain in the upper slope। तो फॉरेस्ट सॉइल्स ऐसी हमें पता चल रहा है कि ये फॉरेस्ट एरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और वहाँ पे भी कुछ कुछ वेरिएशंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर height of the hilly side area or mountain environment, whatever the environment we are just looking there। so उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है। so in the snow covered area of Himalaya these soils experience a denudations and are acidic with the low humus content। तो यहाँ पे ये acidic नेचर में भी मिलता है जिसमें कि लो ह्यूमस कंटेन किए होता है। The soils found in the lower part of the valley, particularly on the river terrace and the alluvial fans are fertile। तो जो यहाँ पे सॉइल होता है ये काफ़ी ज़्यादा लोअर पार्ट ऑफ वैली में मिलता है हमें, और पार्टिकुलरली ये रिवर टेरेस पे मिलता है। एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल, और जो इसके एलुवियल फैंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल्स भी होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है हमारा सॉइल इरोजन। वो हो गया सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशंस। तो इसमें क्या होता है, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल formation and the erosion go on simultaneously and generally there in a balance between the two। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो ये प्रोसेस ऑफ जो इरोजन होता है एक तरफ और दूसरे तरफ जो होता है इसका फॉर्मेशंस, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दोनों वर्क करते हैं। एक तरफ से उसका जो इरोजन होता है, इरोड होता है सॉइल, उसकी क्वालिटी डाउन होती है, उसी तरीके से दूसरे तरफ से हमें उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस भी देखने को मिलते हैं। तो सम टाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक द डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड द माइनिंग etc। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस होती है उसके वजह से ये सारी जो इकोसिस्टम्स है वो सब चीज़ ख़राब होती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें यहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन जो है, ज़्यादा पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा जो भी हमारे जानवर है उनको हम वहाँ पे काफ़ी चरा रहे हैं, वो जो चीज़ है वहाँ पे जो उगता है वो चीज़ काफ़ी हद से ज़्यादा मतलब बर्बाद होती है, एक तरह से हम लोग उसको बोल सकते हैं। या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या फिर माइनिंग का काम हो गया, ये सब चीज़ जो क्वालिटी ऑफ जो सॉइल्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक द विंड, ग्लेशियर एंड द वाटर लीड टू द सॉइल एरोजन। कुछ कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं, जिस तरीके से विंड चलता है या फिर ग्लेशियर्स इम्पैक्ट आते हैं, एंड वाटर लीड्स टू द सॉइल इरोजन्स। तो ये सब है सॉइल इरोजन के पार्ट्स। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक अ डीप चैनल्स एंड ए गलीज। चैनल्स और गलीज हम लोग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, ये एक तरह से इसको हम लोग चैनल या फिर गली बोल सकते हैं। ये जो पोर्शंस आप देख रहे हैं यही गली और चैनल्स डिस्क्राइब करते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर द कल्टिवेशन इज नोन एज द बैड लैंड।
अब ऐसा सिंपल सा बात है, सब कोई जानता है कि अगर जिस फील्ड में हम लोग कल्टीवेशन न कर पाए वो हमारे लिए क्या हुआ, वो एक तरह से बैड लैंड की तरह हमें ट्रीट कर रहा है, यानी हम उसमें कोई भी चीज़ को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं उठा पाते। इन द चंबल बेसिन सच एज द लैंड आर कॉल्ड द रेवाइंस। चंबल बेसिन जो है उसके अगल बगल का जो लैंड होता है, जो उसके किनारे पे होते हैं, उसे हम लोग रेवाइंस के टर्मिनोलॉजी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम टाइम वाटर फ्लो एज ए शीट ओवर द लार्ज एरिया डाउन द स्लोप। तो कभी कभी क्या होता है, जो वाटर फ्लो होता है वो शीट की तरह फ्लो होता है ओवर अ लार्ज डाउन और स्लोप। तो यहाँ पर कुछ हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि ये सॉइल इरोजन हम बोलते किसको कहते हैं। यहाँ पे आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है ये सब सॉइल इरोजन का ही काम है। जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ते जाता है उस तरीके से मट्टी को साथ में लेते हुए वो निकलते जाता है, तो वो फाइन ग्रेडियंट्स आपस में पानी में मिक्स होके आगे निकलते जाते हैं और धीरे धीरे जो सॉइल होती है, मट्टी होती है, वो कटती है वहाँ से। इसी को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। सो इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे। तो इस तरीके से जो टॉप का जो सॉइल होता है वो वाश्ड हो जाता है, उसे पानी बहाकर ले जाती है। दिस इज नॉन एज द शीट इरोजन्स। तो इसे हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं, जैसे उसका कुछ लेयर्स वहाँ से वो हटता है। विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और द स्लोपिंग लैंड नोन एज द विंड इरोजन। अब विंड इरोजन क्या होता है, विंड के कारण कोई भी इरोजन जो कि सॉइल के साथ होता है उसे हम विंड इरोजन बोलेंगे। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ द फार्मिंग एंड प्लविंग इज अ रॉन्ग वे। तो प्लविंग अगर गलत तरीके से करते हैं या फिर फार्मिंग अगर गलत तरीके से करते हैं या फिर डिफेक्टिव कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके वजह से जो उस लैंड की क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होती है। एंड डाउन प्लविंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम द चैनल्स फ्रॉम द क्विक फ्लो ऑफ द वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। तो ये सब सॉइल इरोजन का एक मेजर डिमेरिट्स है जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। प्लविंग अलोंग द काउंटर लाइन्स Ploughing along the contour lines can be decelerated the flow of water down the slope। जो प्लविंग होता है वो काउंटर लाइन पर अगर हम लोग प्लविंग करते हैं तो वो डिसलरेट होता है फ्लो ऑफ वाटर, यानी अच्छे तरीके से जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वहाँ पे हो नहीं पाता। दिस इज कॉल्ड द काउंटर प्लविंग। तो ये काउंटर प्लविंग के लिस्ट में आता है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट द एरोजन्स। तो इस तरीके से जो स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस, तो इस तरीके से वहाँ पे टेरेस के फॉर्म में वो जो लेयर ऑफ सैंड होते हैं या फिर जो मड होती है वो बनने लगती है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट द एरोजन। टेरेस कल्टीवेशन एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बारी आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि टेरेस फार्मिंग में, टेरेस कल्टीवेशन में, जिसकी चाय पत्ती की जो बागान होती है वो एक लेयर बाय लेयर एक टेरेस पे होती है। उसमें क्या होता है कि सॉइल इरोड होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। सो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय है ये काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है इस फार्मिंग मेथड में। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। जो लार्ज फील्ड होते हैं वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड एंड दिस मेथड इज नोन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो ग्रास को छोड़ देते हैं। ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ साथ ग्रास भी बढ़ते रहते हैं। वो ग्रास जो होते हैं वो मट्टी को होल्ड करके अपने पास रखे हुए होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़े उसमें जो क्रॉप्स हम लोग लगाए होते हैं उनका नुकसान कम होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। दिस ब्रेकअप द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज नोन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो वहाँ पर जो विंड इरोजन भी होता है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं, और जो वाटर इरोजन होता है, सॉइल इरोजन जो होता है वाटर के थ्रू, वो भी कम हो जाता है। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। सो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ द ट्री टू क्रिएट द शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। तो जो प्लांटिंग लाइन्स है ये ट्री को क्या करते हैं, एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं सिमिलर तरीके से। रो ऑफ सच ए ट्री आर कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट। तो इसको हम लोग शेल्टर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है या फिर जानते हैं हम लोग। दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन द स्टेबलाइजिंग
द डेजर्ट इन द वेस्टर्न घाट। इसी तरीके से जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको हम लोग स्टेबलाइज करते हैं, और फिर जो डेजर्ट्स होते हैं वेस्टर्न इंडिया में उसको भी स्टेबलाइजेशन करने का काम में हम लोग इस मेथड्स को लेते हैं। इस तरीके से हम अपने जो सॉइल्स के फॉर्मेशन उसको हम लोग बचाए रखते हैं इरोड होने से और डैमेज होने से। सो नेक्स्ट वन हमारा नेक्स्ट पेज पे ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। तो ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है स्टेट्स ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट्स, जो कि हमारे इंडिया में जो स्टेट्स की कंडीशंस हैं उनकी इन्वायरमेंट की कंडीशंस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, आप यहाँ पे ये भी देख लेना। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा इस एक्सरसाइज के बारे में, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसके जो और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे जो कि वर्ड्स में होंगे, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट क्लास कंडक्ट कर लेंगे। उसमें आपको जो भी डाउट होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं वहाँ पर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।